हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 8 दिसंबर 2019 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम ईवीएस के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। जिन्होंने न देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह जाके देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना ही पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए सबसे वांछनीय गतिविधि है। सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्हें फील कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें। और डी है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा। जहाँ पर भी व्याख्या और परिभाषा की बात की जाए तो यह हमेशा निगेटिव आंसर होता है, क्योंकि एनसीएफ भी इस पर कोई बल नहीं देता है। ठीक है, बाकी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, इसमें उनके परिवार के सदस्य आ जाएंगे, उनके समाज के सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, और उसकी अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें, यह तीनों ही क्या हैं, रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? ए, वृत्तांत द्वारा। बी, कहानियाँ। सी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या द्वारा। या डी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो जहाँ पर भी आपकी व्याख्या की बात की जाए तो वहाँ ऑप्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो दोनों होंगे, तो बचा क्या आपका वृत्तांत और कहानियाँ। यानी कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से बच्चों को क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। जब बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो उसमें जो पात्र होते हैं, बच्चे खुद को उनसे जोड़कर अपने आप को वहाँ पर फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिससे वह उनसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपका वृत्तांत और कहानियाँ सही होगा। कौन सा? ए और बी। आइए 79 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने की प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो ये तीनों ही सही हैं। जब बच्चों को कोई जानवर का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो बच्चे में क्या होता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है, अवलोकन क्षमता का भी विकास होता है और उनके सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होता है। तो ए, बी, सी तीनों ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बी है। सी है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो डी और ए ये दोनों ही नेगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, बाकी बी और सी आपका पॉजिटिव है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है तथा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर करता है। तो कौन कौन सा बी और सी आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए, परिवार के सदस्य। बी, समुदाय के सदस्य। सी, समाचार पत्र। या डी, कक्षा। तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र ये तीनों ही प्रभावशाली संसाधन है, जबकि कक्षा प्रभावशाली संसाधन में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो ए, बी, सी सही होगा आपका।
ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो वैश्विक से स्थानिक नहीं होता बल्कि स्थानिक से वैश्विक होता है, तो ये भी नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त चीज़ें होती हैं। जब प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई जाता है तो पहले उन्हें मूर्त वस्तुओं, मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाया जाता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो उन्हें दिखाई दे, जिसे वह टच कर सके। ठीक है, पहले उसका ज्ञान कराया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अमूर्त चीज़ें जो उन्हें नहीं दिखाई देती हैं, जिनका वो कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर अज्ञात से ज्ञात नहीं बल्कि आपका ज्ञात से अज्ञात होता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात में क्या होता है, बच्चा जिन चीज़ों के बारे में जानता है सबसे पहले उसकी जानकारी दी जाती है उसे, फिर उससे लिंक करके उन चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है जिसे बच्चा नहीं जानता, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो पोर्टफोलियो आपका रचनात्मक आकलन का साधन है, क्रम निर्धारण मापनी भी है, वर्णन अभिलेख भी है, जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब होगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और वर्ष के अंत में उसका परीक्षा ले लिया जाता है, तो इससे उसकी रचनात्मकता का आकलन नहीं हो पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरा, कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तीसरा, आकलन के संकेतकों का उपयोग। चौथा, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसका गुणात्मक आकलन, ये सही बात है। और आकलन के संकेतकों का उपयोग भी करते रहना चाहिए। और कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक अंत में जो दिया रहता है कि आज हमने क्या सीखा, इस पर चर्चा करने से भी बच्चों का ज्ञान का विकास होता है, बच्चे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं, तो ये भी सही है। जबकि बच्चों के उत्तरों को केवल सही या गलत में आंकना ये गलत बात है, तो यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऐसा कौन सा क्रियाक्रम है जिससे बच्चों का मीनिंगफुल लर्निंग होगा? पहला है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं। दूसरा, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। तीसरा, बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। चौथा, बच्चे को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो जो सबसे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को क्या कहती हैं कि सबसे पहले वो क्रियाकलाप का अवलोकन करें, निरीक्षण करें कि जब चीनी का दाना डाला गया है तो चींटियाँ आती हैं और किस प्रकार से आती हैं, लाइन से आती हैं या फिर इधर उधर से आती हैं। ठीक है, और वह जो कुछ भी एक्सपीरियंस उनका हुआ है, इस चीज़ को देखकर जो कुछ भी अनुभव हुआ है वह उसको साझा करें एक दूसरे से और उस पर चर्चा करें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो कछुआ, घड़ियाल और बत्तख और मछली ये क्या हैं? ये जल में तैरने वाले जीव हैं, जबकि आपका कौवा क्या है? आसमान में उड़ने वाला पक्षी है, तो यही डिफरेंट है सबसे। ये क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कॉलम 1 में शहर या राज्य दिया हुआ है जबकि कॉलम 2 में उस राज्य का पसंदीदा भोजन दिया है। ठीक है, तो पहला है हांगकांग, दूसरा केरल, तीसरा कश्मीर, चौथा गोवा। किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका यह कहाँ का पसंदीदा भोजन है? तो यह केरल का है। जबकि सरसों के तेल में बनी मछली यह कश्मीर का पसंदीदा भोजन है। जबकि नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली यह गोवा का है। और आपका पकाया हुआ सांप यह कहाँ का है? यह हांगकांग का है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का पहला किस में है? दूसरे में। बी का पहला किस में है? इसी में, केवल इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना?
तो मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यहीं पर अगर प्रश्न पूछता कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक टर्न कर सकती है, घुमा सकती है, तब तो आपका उल्लू होता। ठीक है। और यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने अंडों को कौवे के, ठीक है, कौवे के घोंसले में पालती है। तो वह कौन सा पक्षी है? वह आपका कोयल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सही बात है। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। जी नहीं, मनाली में बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर कुछ गुंबद आकार का छोटा सा घर बनता है। तीसरा है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। सही बात है। तो ए और सी हमारा सही है। ए और सी सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। जी नहीं, 100 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां वह खाता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही बात है। चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसला लेती है। ये भी सही है। तो हमारा ए, सी और डी सही है, यानी कि सी, डी, ए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।